हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग नीट 2023 के आए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज कौन से सवाल पूछे गए हैं उन सब के सवालों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आज हम लोग 1 to 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहले सवाल को पढ़ते हैं जो यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछा गया है। देखिए तो सवाल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। हमसे पूछा गया है द एरर इन द मेजरमेंट which arise due to the unpredictable fluctuations in the temperature and voltage supply। मतलब किसकी वजह से अराइज हुआ है? टेम्परेचर्स की वजह से और वोल्टेज की वजह से, और अनप्रेडिक्ट जिसको प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं: रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर्स, पर्सनल एरर, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट तो डिवाइस का होता है, तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। रही बात पर्सनल एरर का, तो ये हमारे मेजरमेंट ह्यूमन एरर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट एरर, क्या इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती हुई है क्या? नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है। तो रही बात, बचा कौन सा? रैंडम। इसका मतलब ये कि फ्लक्चुएशन जो अनप्रेडिक्ट जिसको प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते, किसकी वजह से अराइज हुआ है, जिसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जो रैंडम है, मतलब बिना जाने हुए आया है, नेचर की वजह से हो सकता है, एयर की वजह से हो सकता है, चेंजेस टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। तो हमारे लिए कौन सा आंसर सही होगा? ये रैंडम एरर। बात समझ में आई क्या? तो कौन सा ऑप्शन पहला है सही होगा? ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है। देखिए दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। एरर से आया हुआ है ये सवाल। देखिए सवाल क्या है, इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। अ मेटल वायर हैज मास 0.4 प्लस माइनस 0.02002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm and length 5 plus minus 0.02 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of the density will be nearly। देखिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे, क्या पूछा गया हमसे। हमसे बोला गया कि मैक्सिमम एरर किसमें? डेंसिटी में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, चूंकि अब इसमें मास में भी एरर है, ठीक, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। ठीक, अच्छा अब मुझे मैक्सिमम एरर पूछा गया, तो क्या मैं मैक्सिमम एरर के लिए, हम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सबका परसेंटेज निकाल के जोड़ दिया जाए। तो अगर मैं इसमें एरर में डेल्टा रो बाई रो में गलती लेके आऊं तो ये होगा, और इनको ऐसे, इनको इंटू 100, तो ये डेंसिटी में एरर कितना आएगा ये पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम एरर की बात कर रहा है, किसके लिए? फॉर मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो मास में गलती, उसको मैं डेल्टा एम बाई एम से कैलकुलेट कर दूंगा, कितना मास में गलती होगा, प्लस किस में गलती है? फिर रेडियस में गलती है। तो मुझे पता है कि एरिया जो होता है वो कितना होगा? एरिया की देखिए पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इसमें मुझे गलती निकालना है तो मुझे क्या, डेल्टा ए बाई ए निकालना पड़ेगा, जिसको मैं 2 डेल्टा आर बाई आर लिखूंगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, आपने ये सब सीख रखा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, प्लस फिर से लेंथ में गलती है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। तो ये अपने को क्या देगा? मैक्सिमम एरर। क्लियर है क्या? तो देखिए डेल्टा रो बाय रो को कैलकुलेट करते हैं, तो अपने पास जो एरर आएगा अब उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पहली गलती है मास में, तो उसको लिखूंगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 के पावर माइनस 1। क्लियर? देखिए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर में गलती देखिए 10 के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर माइनस 1। क्लियर है बातें? प्लस फिर से लेंथ में गलती 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, इनको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, और इंटू 100। क्लियर है बातें? समझ में आई क्या? देखिए इन सबको हमें सॉल्व करना है, इन सबको हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिख देता हूँ पहले से ही। देखिए ये 10 के पावर माइनस 1 नीचे है, 10 के पावर माइनस 3 ऊपर है। ठीक है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 10 के पावर माइनस 2 बचेगा। क्लियर? बात समझ में आई क्या? 10 के पावर माइनस 2, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ भी क्या बचेगा अपने को? माइनस 2।
अब यहाँ भी 10 के पावर -2 इंटू जब आप 100 करोगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल सा देखिए, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कितना बचेगा देखिए, ये 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5 बचेगा क्या, देखिए तो इनको मैं लिख दूंगा 0.5 प्लस 2/3 को 0.66 लिख सकते हैं, प्लस 2/5 को हम लोग 0.40 लिख सकते हैं। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो देखिए इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा अपने पास, 0.5 0.4 0.9 हो जाएगा, 0.9 प्लस 0.6 तो ये हो जाएगा कितना 0.90 प्लस 0.66 कितना हो जाएगा, ये 6 आएगा और 9 6 15 1 पॉइंट ये आएगा, तो 2.156 परसेंटेज। ठीक है, तो अपने पास जो मैक्सिमम एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.56। क्लियर ये बातें देखिए, कितना आया 1.56। कैसे समझ में आया आप बातें, देखिए कौन सा सही है, अप्रोक्सीमेट 1.6, तो अपना कितना आया 1.56 परसेंटेज, तो यही आंसर होगा क्योंकि बाकी सब दूर दूर है थोड़े। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन से पूछा गया, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट। ठीक है, हमसे बोला गया है, सवाल क्या है पढ़ते हैं इसको, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं अभी, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2b, इट्स एवरेज स्पीड इज, हमसे एवरेज स्पीड पूछा है। मान लेते हैं कि अपना कोई ऐसे d डिस्टेंस का कोई भी ऐसे पाथ दिया गया है जिसमें से आधे डिस्टेंस को d/2 को और ये d/2 को, ये स्पीड लिया गया है पहले को v से और दूसरा 2b से। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना अपने पास d और टोटल टाइम, तो यहाँ का अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं इसके लिए, तो क्या ये डिस्टेंस बाई वेलोसिटी कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा क्या, इसको मैं t1 बोल देता हूँ। फर्स्ट हाफ के लिए मैं t1 और इधर के लिए t2, तो d/t1 प्लस t2 लिखना पड़ेगा। देखिए, और t1 की वैल्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dy/2, क्योंकि आधा डिस्टेंस कितनी स्पीड से v, और t2 को क्या मैं dy/2 इंटू 2v लिख सकता हूँ, इन्हीं वैल्यू को रखता हूँ। देखिए, तो d डिवाइडेड बाई d/2v प्लस d/4v, सॉल्व करूंगा इनको तो कितना आएगा, देखें आप, इनको बराबर करके सॉल्व करूं एवरेज स्पीड का, तो मैं अगले पेज पे कर देता हूं। देखिए, तो अपने पास एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, कितना रखा था हमने, ऊपर d था, नीचे d/2b था, नीचे d/4b था, तो ये d सब मर गए, अपने पास क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 1/2b प्लस 1/4b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 1 डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट बाई सम, तो ये 8b² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6v। देखिए, जिनको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी इसमें सेम गलत हो गया अपना, ऐसे सीधे सीधे में लिख सकता था, चलिए एलसीएम ले लेता हूँ आपके लिए। तो ये कितना हो जाएगा नीचे 4b प्लस 2b, नीचे को ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा ये 8b², तो कितना हो जाएगा अपने पास सॉल्व होने के बाद, देखिए तो अपने पास कितना हुआ 8v डिवाइडेड बाई ये भी v ही है, तो ये 6v, तो ये v और v कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8v डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो जाएगा 4v/3, ये अपना एवरेज स्पीड है। क्लियर, ठीक है क्या, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, 4v/3। अच्छा, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप शायद आप फॉर्मूले पढ़ रखे होगे, तो आप सीधे सीधे ऐसे भी जानते होगे,
v1 स्पीड से चल रहा है, v2 स्पीड से चल रहा है, दो डिफरेंट वेलोसिटी से, तो हमने पढ़ा था अगर 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, अगर आप इनको यूज करोगे तो भी अपने पास डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब v1 v2 को आपको निकालना पड़ेगा, तो देखिए v अपने को दे रखा था v 2b, तो ये 4b आ जाएगा, नीचे v1 प्लस v2 3 आ जाएगा, आंसर से डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक तरीके से करो, अगर याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, इसको पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। ठीक, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। तो देखिए पहले सवाल को समझते हैं, ये बना लेते हैं हम लोग, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। फुटबॉल प्लेयर मूव कर रहा है साउथवर्ड डायरेक्शन में, तो पहले किधर चल रहा है, ऐसे कुछ स्पीड v से मान लेते हैं। ठीक, एंड विद सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट सडनली टर्न ईस्टवर्ड, पहले किधर टर्न कर जाता है, ऐसे इधर आ रहा था, पहले ईस्टवर्ड टर्न कर जाता है और सेम स्पीड से टर्न करता है। ठीक है, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो अब मुझसे पूछा गया है कि द फोर्स एक्ट, द फोर्स के लिए क्या हम लोगों ने डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पढ़ा है क्या, डेल्टा टी। तो चूंकि इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बातें करूं, पी इनिशियल लिखूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि पी इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी, मान लेते हैं फुटबॉलर का मास कितना है, एम है, और वेलोसिटी कितना दिया है, एम इंटू वी, तो इसको पी बोल देता हूँ। और वो किस डायरेक्शन में है, देखिए माइनस जे डायरेक्शन में है क्या, नीचे की डायरेक्शन में। देखिए बात समझ में आ रही है क्या, देखिए ये ऊपर में इसको आई कैप बोल देता है इधर, और इसको जे कैप, तो ये माइनस जे कैप में, तो पी इनिशियल कितना, पी जे कैप माइनस में। ठीक, पी फाइनल अगर मैं लिखूं तो कितना, देखिए पी फाइनल आप देखो, तो मुझे पता है ईस्टवर्ड की तरफ घूम गया है, तो मैं लिखूंगा पी आई कैप। ठीक, अच्छा मुझे चेंज निकालना है, क्या निकालना है, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करूंगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करूंगा, तो देखिए तो एफ इज इक्वल टू पी फाइनल, तो पी आई कैप माइनस पी, तो ये माइनस माइनस पी जे ऐसे लिखूंगा क्या, इनटू डेल्टा टी लिखूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों प्लस हो गए, तो मैं ऐसे इनको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इनको अगर मैं इस पे डायग्राम में ही बनाता हूं, देखिए पी इनिशियल, पी फाइनल और पी इनिशियल दोनों को डायरेक्शन को अगर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, तो देखिए ये अपना क्या है, ये ब्लू वाली लाइन, ये पी फाइनल है, और पी इनिशियल माइनस में किधर हो चुका है, ऊपर की तरफ हो चुका है, ये पी इनिशियल। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही तो आएगा, तो कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है अपने को, नॉर्थ एंड ईस्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही है, अलोंग द नॉर्थ एंड ईस्ट। सिंपल यही समझना था अपने को, बाकी आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, आई होप ये बातें समझ में आई होगी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, अगला सवाल हमसे देखिए, अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन at the speed of the 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is। काइनेमेटिक्स का ये सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, सिंपल सा। तो देखिए सवाल क्या है, हमसे ऐसे बोला गया कि एक गन को ऐसे थ्रो किया गया है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये कुछ इनका पाथ ऐसे बनेगा, ये ऐसे 30 डिग्री बोल देता हूँ, तो ऐसे ये आएगा इनका पाथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये एंगल कितना, 30 डिग्री अपने को दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स का अगर आपको फॉर्मूला याद हो इस पर्टिकुलर के लिए, तो हम लोग ने पढ़ रखा है यू साइन थीटा बाई होल स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है क्या, यही पढ़ा है क्या, यू अपने को पता है, तो मतलब अपने को वो कंपोनेंट चाहिए जो वर्टिकल है, तो अपने को यही है। तो कितना स्पीड से फेंका गया है, ये देखिए 280 मीटर पर सेकंड से। तो इधर का जो कंपोनेंट है मैं यू साइन थीटा लिखूंगा, यू साइन थीटा जो कितना है 280 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 140। क्लियर, तो यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 140, तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा 140 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और
अपने को 9.8 लेने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ 140 और इसको 2, 9.8 को मैं 98/10 तो 10 ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको काटते हैं फटाफट। तो ये देखिए 7 70 आ जाएगा और 14 7 टाइम चला जाएगा ये भी, ठीक है। 7 से 7 एक बार बचेगा तो अपने पास क्या बचा, 1 2 3 जीरो, सिर्फ 1000। तो क्या आंसर मिल जाएगा अपने को, 1000 मीटर। तो एच मैक्स कितना आएगा, 1000 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल वर्क एनर्जी पावर से पूछा गया है और क्या पूछा गया अपने से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी जो एनर्जी है यू बोल दिया 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फिर इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय द 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट विल बी, हमसे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब 8 सेंटीमीटर में पूछा जाए तो देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का, ठीक है। अब u इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो हाफ इंटू के इंटू 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, चूंकि रेशियो चाहिए नहीं, मतलब अपने को चेंजेस कितना देखना है ये लिखना है, तो मैं सीधे उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ सेंटीमीटर को मीटर में, ऐसा यूनिट में। और यू फाइनल जब मैं लिखूंगा देखिए तो यू फाइनल कितना लिखूंगा, हाफ इंटू के और कितना सेंटीमीटर हो गया, 8। अच्छा u इनिशियल जिसको मैं बोल रहा हूँ ये उसकी वैल्यू u के बराबर दिया गया है, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते तो u डिवाइडेड बाय u फाइनल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये दोनों हाफ के कट जाएगा तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर 1/16, ठीक है। तो अपने पास जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 16u इज इक्वल टू यू फाइनल। क्या ये बात समझ में आई क्या, देखिए तो कौन सा आंसर है अपने को 16u। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है, छोटा छोटा सवाल है, ठीक है। अब देखिए रोटेशन से हमसे एक सवाल पूछा गया है, सवाल को देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, एक कोई सर्कल में कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन किधर है, हमसे क्या पूछा गया है, अल्फा पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अल्फा को हम लोग ने क्या पढ़ रखा है, डी ओमेगा बाई डी टी पढ़ रखा है। अच्छा अल्फा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अल्फा। और मुझे ये बात पता है कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये सभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ये एक्सियल्स वेक्टर है, क्या है, एक्सियल वेक्टर है, या तो एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेन के या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कैसे हैं ये सब, थीटा ओमेगा अल्फा ये सब क्या है, एक्सियल वेक्टर। मतलब जिस प्लेन में सर्कल मूव कर रहा होगा उसके अपवर्ड या डाउनवर्ड डिपेंड करता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है डी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो हमसे देखिए ऑप्शन में पढ़ते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, यस along the radius and away from the center, ये सब कुछ नहीं है। along the radius का कोई सवाल नहीं, along the radius का मतलब ऐसे रेडियस की तरफ इस टाइप का, ठीक है। along the radius towards the center ये भी नहीं है। along the tangent to its position, जहां पोजीशन है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो नहीं, ऐसा नहीं। तो अपने को कौन सा सही है ऑप्शन, along the axis of the rotation, जो एक्सिस ये रोटेशन का है इस एक्सिस के ही अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या, ये कैसा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अगर आपको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो, यदि मैं इसका रेडियस r बोल दो और इसका मास कैपिटल M बोल दो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर क्या आपको याद है, तो 2/5 mr² होता है, ठीक है क्या। अच्छा
अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन याद हो, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो हमने क्या पढ़ रखा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा, बट उस जो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है उसको पॉइंट मास मान के एक्सिस से कितना दूरी पे है वो अपने को रेडियस ऑफ गायरेशन प्रोवाइड करता है। तो आई एस इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर ऐसे लिखते थे। तो आई एस की वैल्यू हमको पता है कितना, 2/5 एम आर का स्क्वायर। तो क्या मुझे के की वैल्यू पता चल जाएगी क्या, अंडर रूट, तो आर अंडर रूट 2/5, ये के सॉलिड मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर पता चला। ठीक है, इन सिमिलर वे क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्फीयर पता है क्या, वो कितना होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और वही कितना होना चाहिए एम के स्क्वायर हॉलो के बराबर। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अंडर रूट 2/3, यही तो आएगा किसका, हॉलो का। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है इन दोनों का रेशियो, किसका रेशियो किसका पूछा गया है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड। तो अभी हमने कैलकुलेट कितना, के एस डिवाइडेड बाई के हॉलो, तो कितना आ जाएगा ये आर अंडर रूट 2/5, ये कितना आ जाएगा आर अंडर रूट 2/3। तो इन दोनों का जो रेशियो सॉल्व करने पर आएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर और आर कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा, और रूट टू भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/5। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है क्या, तो इनमें से कोई नहीं है। अगर ये अंडर रूट 3/5 दिया होता तो सही होता। ठीक, तो अपने को क्या समझना है, कुछ भी इसमें से सही नहीं है, शायद ये वाला बोनस का सवाल था। ठीक है क्या, चलिए अब आगे के सवाल की बातें करते हैं, क्वेश्चन 9 की बातें करते हैं। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 हमसे क्या पूछा गया है, टू बॉडीज ऑफ द मास m, जिसका मास मैं बोल देता हूँ m है और यहाँ का मास मैं बोल देता हूँ 9m है। ठीक है, जिनके बीच का डिस्टेंस मेरे को बताया गया है कितना, r, डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स 0। मुझे पहले वो पोजीशन फाइंड करना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो, और उस पॉइंट पे जिसको मैं इसको ए बोल देता हूं, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है 0। ठीक है क्या, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, और मैं ये मान लेता हूं कि छोटे वाले से ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला कितना बचेगा r माइनस एक्स बचेगा। देखिए तो ठीक है। अच्छा, चूंकि मुझे बोला है कि ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो, तो मुझे पता है कि दोनों ही जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो को भी मास में रखूंगा, जैसे मान लेते हैं मैं एक टेस्ट मास m0 रखता हूं, यहाँ पर m0 लग, इसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो 0 किया जाएगा। और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है क्या, देखिए Gm/r का स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। और चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी जाके उस पोजीशन पे फील्ड 0 होगा। तो देखिए मैं पॉइंट ए के लिए लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, Gm/x² शुड बी इक्वल टू 9 Gm/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि ये Gm उड़ा देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए 9x² r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 3x रूट लेने पर r माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास r/4। मतलब x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, ये दूरी आ गई r/4। ये वो पोजीशन है जहां पर फील्ड 0 होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, अपने से पूछा गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस Gm/r, ये लिखते हैं। तो चूंकि पॉइंट ए पे चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए
माइनस जी स्मॉल एम, दूरी x वाली कितनी r/4, प्लस माइनस 9m डिवाइडेड बाई कितना दूरी बचेगा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी देखिए, r माइनस r/4, r माइनस r/4, तो कितना हो जाएगा ये 3r/4। ठीक है क्या, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3r/4। क्लियर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा, इनको सॉल्व करते हैं। 4 ऊपर भेज देते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये 3 बचेगा, तो 4 × 3 -12 GM हो जाएगा, और यहाँ पे -4 GM/r -12 GM/r, इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा -16 GM, स्मॉल एम लिया हूं तो मैं स्मॉल ही लेता हूं, -16 GM/r। क्लियर है, तो देखिए -16/GM ये वाला आंसर सही है, 4th इज द राइट आंसर। क्लियर है बातें, ठीक है, हो जाएगा। देखिए 10वां सवाल को हम लोग देखते हैं। 10वां सवाल हमसे क्या पूछा गया है, let a wire be suspended from the ceiling rigid support and stretched by a weight W attached at its free end, the longitudinal, मतलब ऐसे कुछ सवाल पूछा गया, अपने को ऐसे स्ट्रेच किया गया है, ऐसे एक कोई स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई भी m लिखा गया है जिसका नीचे लगेगा mg और ये w के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है स्ट्रेस कितना होगा, तो हमने स्ट्रेस क्या पढ़ रखा है, देखिए फोर्स बाई एरिया, चूंकि फोर्स यहाँ पे टेंशन ही लग रहा है और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितना W के बराबर, तो मैं यहाँ पर टेंशन बाई एरिया लिखूंगा, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा W/A, सिंपल। तो कौन सा आंसर सही है, W/A। क्लियर है, सिंपल सा सवाल है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड का। ठीक, अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड से ही पूछा गया है। ठीक है, फ्लूइड का अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, आपने पढ़ा होगा तो याद होगा थोड़ी बहुत। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर, और एक जैसे सोप बबल से अपने पास, जैसे मैं इसको बोल देता हूं आपके पास, देखिए ऐसे सोप बबल से स्प्रे टाइप का फॉर्म होगा, इसके 2 लेयर होते हैं, इसलिए हमने 2 लेयर बना रखा है आपको। फ्रॉम सोप सोल्यूशन इज नियरली, सरफेस टेंशन ऑफ द सोप दे रखा है, सरफेस टेंशन को हम लोग किससे डिनोट करते थे, T से भी करते हैं, S से कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना है 3 × 10⁻²। क्लियर है, अच्छा, और रेडियस कितना दिया आपने को, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इनको 10⁻² कर देते हैं तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है सरफेस जो पोटेंशियल एनर्जी होता है सरफेस टेंशन के रिलेशंस में क्या होता है, देखिए क्या ये सरफेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स फॉर द सोप बबल इनटू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ऐसा पढ़ रखे हैं क्या हम लोग, जिसको या फिर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसे भी बोलते हैं कि सरफेस टेंशन का हम लोग क्या डिफाइन कर रखा था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसा ही डिफाइन किया था सरफेस टेंशन को। ठीक है, तो चूंकि यहाँ सोप बबल है तो ये 2 लेयर इसीलिए मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए सॉल्व करते हैं सीधे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, 2 इंटू स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², तो मैं इसको लिखूंगा 4πr² इंटू अब अपने पास क्या बचा एरिया, सॉरी एरिया तो हो गया, इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है अपने पास रख देंगे, अब इनको वैल्यू को रखते हैं 2 × 4 × 3.14 इंटू r² की वैल्यू रखता हूं मैं, कितना आ जाएगा देखिए 4 × 10⁻⁴, और सरफेस टेंशन की वैल्यू 3 × 10⁻, देखिए इनको मैं इनको थोड़ा सा मैं छोटा कर ले मिटा के, ऐसे लिखता हूँ 2 × 4, पाई की वैल्यू 3.14, r² की वैल्यू 4 × 10⁻⁴। ठीक है, और सरफेस टेंशन की वैल्यू हमें दी गई है कितना
3 इंटू 10⁻²। इन सबको अपने को बस सॉल्व करना है अब, ठीक है, सीधे सीधे गुणा करना है। तो देखिए इनको गुणा करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 3.14 आएगा, इंटू ये 4, ये 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और इनको आप गुणा करोगे तो फिर से हो जाएगा 96 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6। इन सबको आपको जब गुणा करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 301.6 समथिंग इंटू 10⁻6। जिनको आप और अच्छे से सॉल्व करके लिखोगे तो आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻4 जूल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल ये, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, बट चूंकि सोप बबल की बात करें तो वो 2 गुना होगा। बाकी अगर नॉर्मल बबल्स होता तो इसको हम लोग सिर्फ सरफेस टेंशन इनटू एरिया मल्टीप्लाई करते, चेंज इन एरिया होता, तो अपने को सीधे सीधे क्या पता चलता, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चलता, वही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। 12th देखिए, सीधे थ्योरी बेस्ड सवाल है। पूछा गया है वेंचुरी मीटर वर्क्स। अगर वेंचुरी मीटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको याद हो तो हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ रखा है, देखिए, और किस लिए यूज किया जाता है? टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। ये B1 B2 ऐसे करके पढ़ा करते थे हम लोग। P1 स्क्वायर सेम लेवल पे है तो हाफ रो B1 का स्क्वायर प्लस P2 प्लस हाफ रो B2 का स्क्वायर, ऐसे ही पढ़े थे। इसका मतलब किस प्रिंसिपल पे बेस है? सीधे बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। तो कौन सा है? बर्नौली प्रिंसिपल्स। क्लियर है? सीधे सीधे सवाल का जवाब था। अब थर्मोडायनामिक्स से पूछा गया अपने से ये सवाल, देखिए कैनॉट इंजन के बारे में, थर्मोडायनामिक्स से है। तो अगर हम लोगों ने उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखा था तो हमको बताया गया था कितना सवाल का। पहले सवाल को देख लेते हैं। अ कैनॉट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ द 50%। उसकी एफिशिएंसी नीटा अपने को कितना दिया गया है? नीटा कितना गया है? 50% दिया गया है, ठीक है। अ सोर्स व्हेन इट्स सोर्स इज एट टेम्परेचर ऑफ 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो सोर्स है वो किस पे है? 327 डिग्री सेल्सियस पे। तो टेम्परेचर ऑफ द सिंक हमसे पूछा गया है। तो हम लोगों ने नीटा कैनॉट इंजन का या फिर नॉर्मल किसी भी इंजन का हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कैसे सीखते हैं? देखिए 1 माइनस देखिए नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 सीखा था। चूंकि कैनॉट की बातें करें हम लोग तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे? नीटा इन परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। क्लियर? चूंकि नीटा परसेंटेज मुझे कितना दिया है? 50%। तो 50% को क्या मैं 1/2 लिख दूं क्या? तो ये मैं 1/2 लिख देता हूँ। 1 माइनस T2 बाई T1, T2 बाई T1। अच्छा, T2 बाई T1 की वैल्यू अपने को, मुझे किसका टेम्परेचर दिया गया है? सोर्स का दिया गया। तो सोर्स क्या है? T1। तो T1 का केल्विन में टेम्परेचर कितना? 327 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा? 325 600 केल्विन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखिए T2 डिवाइडेड बाई 600। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसको इधर आ जाएगा T2 बाई 600 और इधर कितना हो जाएगा? 1/2। तो T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? यह आ जाएगा 300 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 273 से माइनस कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए इन डिग्री सेल्सियस, तो 300 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, बस आपको कैनॉट इंजन का एफिशिएंसी पता होना चाहिए था। T2 किसका टेम्परेचर होता है? सिंक का। T1 किसका होता है? सोर्स का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए 14 क्या हमसे बोला गया है? हमसे सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन 14 का सवाल देखिए, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस है। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। यदि मैं RMS फॉर्मूला आपको याद हो, VRMS, तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा 3kT बाई स्मॉल m या 3RT बाई कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है।
इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि सिर्फ बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर को ही वेरी करा रहा है। ठीक है, तो जब -50 डिग्री सेल्सियस पे था तो उसके पास जो भी बी आर एम एस की वैल्यू मान लेते हैं वी है यहाँ के लिए, तो मैं ऐसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए वी ऐसे लिखता हूँ, वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या फिर अंडर रूट टी। ठीक है, दूसरी बार जब 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो फाइनल 4b हो जाएगा क्या, v फाइनल, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ा है, पहले b मानता है, 3 टाइम्स और बढ़ाएंगे तो v प्लस 3b 4b हो जाएगा। तो अब मैं लिखूंगा 4b सम कांस्टेंट अंडर रूट, इसको t इनिशियल बोल देते हैं, इसको t फाइनल ऐसे ही बोल देंगे। तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि फाइनल टेम्परेचर मेरे को कितना बढ़ाना है। ठीक है क्या, तो t इनिशियल -50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, केल्विन में। तो 273 इन केल्विन के लिए एसआई में 273 -50 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, ये 223 आएगा क्या, देखिए। तो अपने आप टेम्परेचर कितना हो गया, इनिशियल में टेम्परेचर 223 केल्विन है। ठीक, क्योंकि सब एसआई में, और इसको मैं वैल्यू को लिखूंगा। देखिए अब दोनों, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बोलता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये अंडर रूट 223 डिवाइडेड बाई टी फाइनल। तो जो आएगा फाइनल किस में आएगा, केल्विन में ही आएगा। अब इनको स्क्वायर कर देते हैं, तो टी फाइनल की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या, 16 इंटू 223। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, टी फाइनल देखिए कितना है अपने पास, ये हो जाएगा 16×3 = 48, 16×2 = 32, 4 = 36 और 16×32 = 3 = 35, ये केल्विन। तो अब टी फाइनल इन डिग्री सेल्सियस कितना होगा, माइनस कर देते हैं 273 से, 3568 माइनस 273, तो देखिए कितना आता है अपने पास, 8 में से 3 गया 5, 6 में तो 16 में से 7 गया 9, और ये 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 और ये 3 2, तो डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर सही है अपने पास, 3295 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा है 3295, ये वाला सही है। क्लियर ये बातें, तो केटीजी का सिंपल सा सवाल बीआरएमएस पे। ठीक, आगे देखते हैं। वेब चैप्टर से पूछा गया हमसे सवाल है, क्या पूछा गया देखते हैं। रेशियो ऑफ frequency of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of the closed pipe। ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप के फंडामेंटल ऑर्गेनिक पाइप का, सॉरी फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस किया गया है ओपन पाइप का और क्लोज्ड पाइप का, फॉर द सेम लेंथ। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। ये अपना क्लोज्ड पाइप, ये ऐसे नोड फॉर्म होता था, ये नोड है और ये एंटी नोड है। तो इनके बीच की दूरी कितनी, λ/4, इनका लेंथ कितना l। ठीक है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्लोज के लिए मैं बोल दूंगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आता था, b डिवाइडेड बाई 4l आता था क्या, क्योंकि λ/4 की वैल्यू कितना, λ/4 इज इक्वल टू l, तो l कितना 4l, तो फ्रीक्वेंसी कितना f क्लोज इज इक्वल टू b/4l। ठीक है, अगर आपको याद हो इसका दूसरा वाला पार्ट कौन सा, यहाँ मैं बना देता हूँ क्लोज की जगह ओपन वाला। तो इसका कुछ ऐसे बनता था, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये एंटी नोड और ये भी एंटी नोड, दोनों एंटी नोड के बीच का दूरी 2 टाइम्स λ/4 है क्या। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, तो अपना जो और लेंथ वही सेम लेंथ l। ठीक, तो जो फंडामेंटल लेंथ आएगा इसका वो कितना हो जाएगा, मैं लिखूंगा देखिए l इज इक्वल टू 2 λ/4। तो f फंडामेंटल फॉर द ओपन इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2l आएगा क्या, सिंपल। तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हमने आपको निकाल के दिखा दिया।
अच्छा ये v क्या स्पीड ऑफ द, और ये 2l क्या है लैम्डा, ठीक है। तो स्पीड और लैम्डा को डिवीजन करोगे तो अपने को फ्रीक्वेंसी मिलता है। अब मुझसे रेशियो पूछा गया है, क्या पूछा गया अपने से, रेशियो। देखिए रेशियो किसका पूछा गया है, देखिए हमसे रेशियो पूछा गया है ओपन पाइप टू क्लोज्ड पाइप। ओपन पाइप का पहले कहां पे मैं लिखूंगा v बाई 2l डिवाइडेड बाई क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप का कितना, ये वाला था, तो v डाई 4l। दोनों को डिवीजन करने के बाद लिखूंगा तो जो अपने पास आंसर मिलेगा ये हुआ। तो v और v कैंसल, l और l कैंसल कैंसल, तो 1/2, तो क्या बचेगा अपने पास 1/2 1/4। तो या फिर मैं ऐसे ऊपर लिख दूं उसको, ये 1 और ऊपर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2:1। क्लियर है बातें, तो कौन सा आंसर सही है अपने पास 2:1, ठीक है, सिंपल सा था। अब देखिए अगला सवाल क्या है अपने से, हमसे पूछा गया है an electric dipole is placed angle of 30 degree with electric field of the intensity इतना, ठीक, it experience a torque equal to 4 Newton meter, clear, calculate the magnitude of the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter, ठीक है। क्या पूछा गया, क्या बोला गया, सुनते हैं उसको। देखिए ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैं यहाँ बोल देता हूँ ये डाइपोल है अपना, जो कितना एंगल बनाया हुआ है 30, ये P डाइपोल का डायरेक्शन, ठीक है। और टॉर्क जब कोई भी डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो हम लोगों ने P क्रॉस E पढ़ रखा है, देखिए जिसको हम लोग कहते हैं PE साइन थीटा। तो P अपने को बताया गया है क्या, नहीं बताया गया है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क हमें क्या गिवन है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है टॉर्क कितना है 4 न्यूटन मीटर, और क्या गिवन है, हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 के पावर 5। अच्छा ये 10 के पावर में 5 होगा, ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना ये 10 के पावर में 5 होगा, ठीक है 10 के पावर 5 इसकी वैल्यू में बोल रहा हूँ, ठीक। ये न्यूटन पर कूलम, ठीक है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एंगल कितना दिया है, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री। तो क्या मुझे P पता चल जाएगा, तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ 4 इज इक्वल टू P इंटू 2 इंटू 10 के पावर 5 इंटू साइन 30 डिग्री, तो ये 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 मर गया और अपने पास बचा कितना, P की वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर -5, क्लियर। और अगर आपको डाइपोल याद हो तो डाइपोल को हम लोग कैसे लिखते थे, Q -Q प्लस Q और उनके बीच की दूरी 2l या लेंथ, ऐसे जो कुछ भी बोल दो आप ऐसे, ठीक है। तो मोमेंटम के वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे Q इंटू एल, ठीक है। क्योंकि P मुझे पता चल चुका है, लेंथ मुझे दे रखा है, दोनों चार्जेस डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो P की वैल्यू कितना 4 इंटू 10 के पावर -5 और Q अपने को पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना, और ये 2 सेंटीमीटर दिया 10 के पावर -2। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो 2 बचा अपने पास, और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 2 इंटू 10 के पावर -5, -2 किधर ले आएंगे तो +2 हो जाएगा और ये बचेगा Q। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा Q की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर -3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 मिली कूलम, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर होगा इसमें 2 मिली कूलम, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 1 to 16 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी सवालों का आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।